आज हम उस घटिया तरीके को जानेंगे जिससे हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब 2000 सालों तक जो सबसे बढ़िया तरीका था वो भी बहुत पकाऊ और टाइम टेकिंग था। फिर न्यूटन आए और उन्होंने पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने बहुत ही फास्ट तरीका इंट्रोड्यूस किया और मैं आज आपको न्यूटन का वही तरीका दिखाऊंगा। पर उससे पहले जरा ये देखिए। आप एक पिज्जा के क्रस्ट को अलग काटिए, फिर उसे उसी के साइज के पिज्जा पर ऐसे लगाइए। अब ऐसा करने पर क्रस्ट एटलीस्ट 3 पिज्जा को कवर करेंगे। यही पाई है। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर से 3.14 टाइम्स बड़ा होता है। पाई सर्कल के एरिया से भी रिलेटेड होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर्ड होता है। पर पाई आर स्क्वायर्ड ही क्यों? क्योंकि अगर आप पिज्जा के पतले पतले स्लाइसेस काटें और उन्हें एक रेक्टेंगल की शेप में रखें तो इस रेक्टेंगल का एरिया बस इसकी विड्थ और हाइट से निकल जाएगा। इस केस में लेंथ सरकमफ्रेंस का आधा होगा, क्योंकि एक साइड आधा क्रस्ट है और दूसरी साइड बाकी का आधा। तो लेंथ हुआ पाई आर और रेक्टेंगल की विड्थ एक पिज्जा के टुकड़े की लेंथ होगी, जो यहां ओरिजिनल सर्कल का रेडियस है। इसीलिए एरिया हुआ पाई आर टाइम्स आर, यानी एरिया हुआ पाई टाइम्स आर स्क्वायर्ड। अगर कोई यूनिट सर्कल बनाया जाए तो उसका एरिया बस पाई होगा। इसे याद रखिएगा, ये बाद में काम आएगा। तो क्या था वो घटिया तरीका जिससे हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते थे? ये काफी ऑब्वियस वे भी था। तो ये दिखाना आसान है कि पाई 3 और 4 के बीच कहीं होगा। एक सर्कल लीजिए और उसके अंदर एक हेक्सागोन बनाइए। साइड की लेंथ 1 रखिए। एक आम हेक्सागोन को 6 इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां सर्कल का डायमीटर 2 होगा और हेक्सागोन का पेरीमीटर 6 होगा। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस हेक्सागोन के पेरीमीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। पाई की वैल्यू 6/2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि पाई की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब इस सर्कल के चारों ओर एक स्क्वायर बनाइए जिसका डायमीटर आएगा 8, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस से ज्यादा है। इसीलिए पाई की वैल्यू 8/2 से कम होनी चाहिए, यानी कि पाई की वैल्यू 4 से कम है। ये बातें तो हमें हजारों सालों से पता थी। फिर 250 बीसी में इस मेथड को आर्किमिडीज इंप्रूव करते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल आपकी तरह हेक्सागन से शुरुआत की थी। फिर उन्होंने हेक्सागन को डेकागन में बाइसेक्ट कर दिया। इससे उन्हें 12 रेगुलर साइड वाला शेप मिल गया। फिर उन्होंने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट किया। फिर डायमीटर टू पेरीमीटर रेशियो निकाला, जो उन्हें पाई से कम मिला। फिर उन्होंने यही चीज 12 घन के साथ की। इससे उन्हें एक अपर बाउंड और मिल गया। इससे कैलकुलेशन अब और ट्रिकी हो गई। उन्हें अब इसमें स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर रूट्स की भी स्क्वायर रूट्स एक्सट्रैक्ट करनी थी इसे सॉल्व करने के लिए। पर उन्होंने की और 12 गन पर काम किया और फिर 28 गन पर और फिर 48 गन पर और फिर 96 गन पर पहुंचकर वो शांत होते हैं और अंत में वो पाई की वैल्यू पाते हैं जो 3.1408 और 3.1429 के बीच में कहीं होती है। 2000 साल पहले के नजरिए से देखे तो ये कुछ बुरा नहीं है। जितने प्रिसीजन तक पाई की वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई थी। सही कहा। इसके बाहर किसी प्रैक्टिकल यूज में इतना ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं थी। जब इसके बाद जो भी आप प्रिसीजन वैल्यू निकालते वो बस शो ऑफ के लिए होती कि हाँ, मैंने पाई जैसे कांस्टेंट को इतने प्रिसीजन तक कैलकुलेट कर लिया है। तो 2000 सालों तक हर कोई इसी मेथड से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करता रहा, हेक्सागोन को ज्यादा से ज्यादा बार बाइसेक्ट करते हुए। जैसे जैसे पाई चाइनीज, इंडियंस, पर्शियन और अरब्स तक होकर गई, सबने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर 16th सेंचुरी में फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस विएट आए और उन्होंने आर्किमिडीज से 2 गुनी बार हेक्सागोन को बाइसेक्ट कर दिया। उन्होंने कुल एग्जैक्ट 393,216 साइड्स वाले पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकाला। पर अगले ही सदी में डच लुडोल्फ वैन कैलन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पूरे 25 साल पाई की वैल्यू को हाई एक्यूरेसी पर निकालने की कोशिश की। उन्होंने 2 की पावर 62 साइड्स वाले पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकाला, यानी कि 4 क्विंटिलियन, 611 क्वाड्रिलियन, 686 ट्रिलियन, 18 बिलियन, 427 मिलियन, 387,904 साइड्स वाला पॉलीगन था। और इतनी मेहनत का इनाम क्या मिला? बस पाई की वैल्यू के 35 एक्यूरेट डिजिट्स। इन 35 डिजिट्स को इनके टॉमस्टोन पर भी इंस्क्राइब किया गया है। 20 साल बाद इनका रिकॉर्ड भी क्रिस्टोफर ग्रीनबर्गर तोड़ देते हैं। वो पाई की वैल्यू को 38 डिजिट तक ढूंढ लेते हैं। पर उन्होंने ही आखिरी बार इस मेथड का इस्तेमाल किया था ना? वही आखिरी थे, हाँ, क्योंकि उसके बाद सर आइजैक न्यूटन आ जाते हैं और जब वो अपना मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं
उसके बाद कोई n गन्स को बाइसेक्ट नहीं करता। साल था 1966। न्यूटन बस 23 साल के युवक थे और वो घर पर क्वारंटीन में बंद थे और उस समय बुबोनिक प्लेग आया हुआ था। न्यूटन बस सिंपल एक्सप्रेशंस के साथ खेल रहे थे, जैसे कि 1 + x का होल स्क्वायर, आप इसे खोलकर 1 + 2x + x स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या हो अगर 1 + x का होल क्यूब किया जाए, फिर तो वो भी ऐसे ही होगा, उसका बनेगा 1 + 3x + x स्क्वायर + x क्यूब। ऐसे ही सेम आप 1 + x होल पावर 4, पावर 5, पावर 6 और बाकी सबके साथ कर सकते हो। पर न्यूटन जानते थे कि इसमें कोई तो पैटर्न बन रहा है जिससे वो हर बार कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं और डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। अगर आप इन इक्वेशंस में नंबर्स को देखें, यानी कि x स्क्वायर, ऐसे ही x की पावर के कोफिशिएंट, तो आप देखेंगे कि सारे नंबर्स तो पास्कल्स ट्रायंगल बना रहे हैं। जो पावर 1 + x पर लगाई जाती है उसके नंबर्स ट्रायंगल में सेम नंबर वाली रो में मिल जाते हैं। पास्कल ट्रायंगल बनाना काफी आसान चीज है। ये ऐसी चीज है जिसे एंशिएंट इंडियंस, ग्रीक्स, अरेबियंस, पर्शियंस, चाइनीज और कई कल्चर सदियों से बनाते आ रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि आपके पास जो भी नंबर हो उसके पास वाले दोनों नंबर को ऐड कर उसे नीचे वाली रो का नंबर बना देना है। ये बहुत ही फास्ट मेथड है, इससे आप आसानी से x के कोफिशिएंट निकाल सकते हो, पावर 10 के लिए भी सेकंड्स में। अब आपको अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। जो बात मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी वो ये कि जब मैंने उन ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को देखा, भले ही मुझे उनकी लैंग्वेजेस और नंबर सिस्टम्स नहीं आते, मैं नहीं जानता था, बट फिर भी मुझे काफी क्लियर था कि वो सब एक ही चीज बना रहे थे, जिसे आज के वेस्टर्न वर्ल्ड में हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। यही तो मैथ्स की खासियत है, ये सबसे पार निकल जाती है, चाहे वो कल्चर हो, टाइम हो, ह्यूमैनिटी हो या फिर हम ही क्यों ना हो, हम रहे ना रहे मैथ्स रहेगी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस गायब हो जाएंगी पर एलियन सिविलाइजेशंस को पास्कल ट्रायंगल पता होगा। कई सदियों तक मैथमेटिशियंस एक ऐसे फॉर्मूले को खोजते रहे जिससे पास्कल ट्रायंगल की किसी भी रो के नंबर्स निकाले जा सकें बिना उससे पहले वाली रोज बनाए। कोई भी 1 + x होल पावर टू n बराबर होता है 1 + n टाइम्स x + n टाइम्स n minus 1x squared by factorial 3 plus n times n minus 1 and n minus 2 times x cubed by on factorial 3 और ऐसे ही। इसे ही बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल इसीलिए क्योंकि इसमें दो नॉर्मल्स है, पहला 1 और दूसरा x, और थ्योरम इसीलिए क्योंकि आप इसमें अलग अलग वैल्यूज डालकर बार बार इसे वेरीफाई कर सकते हो कि इससे वही वैल्यूज मिलेंगी जो पास्कल ट्रायंगल वाली वैल्यूज से मैच करेंगी। तो ये सब न्यूटन के समय से पहले ही खोजा जा चुका था। हाँ, सबको ये फॉर्मूला पता था, सबने ये फॉर्मूला यूज भी किया था, पर किसी ने इसके साथ वैसा नहीं किया जैसा न्यूटन ने किया। न्यूटन ने फॉर्मूला ही तोड़ दिया। स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि आप ये फॉर्मूला तभी लगाओ जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और देखा जाए तो बात सही भी है, क्योंकि यहां हम कोशिश कर रहे हैं 1 + x के मल्टीपल्स ढूंढने की। पर न्यूटन कहते हैं कि कंडीशंस को साइड करो और बस थ्योरम लगाओ। I mean, मैथ्स का मतलब ही होता है पैटर्न्स को ढूंढना और उनकी सीमाओं को खोजना। इसीलिए वो 1 + x की पावर को -1 कर देते हैं, जो होता है 1/1 + x। तो क्या होगा अगर मैं फॉर्मूला में राइट पार्ट में हर जगह n की वैल्यू को -1 दे दूं? ऐसे आपको मिलेंगे ऑपोजिट साइंस वाले नंबर, जैसे +1, -1, +1, -1 और ऐसे ही कई सारे। सबसे पहला आएगा 1 - x, दूसरा टर्म होगा +x², उसके बाद वाला टर्म एक माइनस का x³ होगा, उसके बाद +x पावर 4, फिर -x पावर 5, ऐसे आएंगे। ऐसे अल्टरनेट सीरीज बनती है प्लस माइनस कोफिशिएंट के साथ। ऐसे तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप उसमें पॉजिटिव नहीं डालते हैं तो न्यूटन के बाइनोमियल थ्योरम आपको एक इनफाइनाइट सीरीज दे देती है। पर ये हो कैसे रहा है? I mean, पॉजिटिव वैल्यू डालने पर हमें एक फाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा था और नेगेटिव से हमें इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होता है तो आपको फॉर्मूला याद है, जब कुछ ऐसा दिखता है कि n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। जब आप n-n तक पहुंच जाते हैं, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसे में 0 मिलेगा जिससे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ऐसे ही इसके आगे वाले टर्म्स में होगा और आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे और उससे हमें एक फाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। पर जैसे ही आप पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़कर नेगेटिव नंबर्स यूज करते हो तो आपको n-1 कभी नहीं मिलता है। n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या सच में न्यूटन का तरीका काम करता है? क्या सच में न्यूटन की इनफाइनाइट सीरीज से 1/1 + x की वैल्यू मिल जाती है?
हाँ, हो सकता है ये काम ना करता। कई सारे फॉर्मूलाज हैं जिनके साथ आप ऐसी हरकतें करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। रूल्स किसी न किसी मतलब से ही बनाए जाते हैं, पर हमें ये भी तो देखना है कि रूल्स कहाँ तक काम करते हैं। अगर आप वो पूरी सीरीज लें और दोनों साइड्स पर 1 + x रख दें और फिर राइट साइड से उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उत्तर केवल सिर्फ एक बचेगा। मतलब इतनी बड़ी सीरीज लेने पर भी उसे 1 + x से मल्टीप्लाई करने पर भी एक ही बचेगा। इस तरह न्यूटन खुद को कन्विंस करते हैं कि हाँ, इस तरह से फॉर्मूला तोड़ना सही है, ये काम करता है। इससे न्यूटन कन्विंस हो जाते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी काम तो करती है। इसका मतलब था कि पास्कल्स ट्रायंगल में कई चीजें छुपी हुई हैं। सबसे ऊपर 0 नंबर वाली रो में 0 और 1 रख सकते हो, जिन्हें ऐड करके 1 बनेगा फर्स्ट रो का। फिर उसी रो में आगे जाकर -1 + 1 -1 + 1 ये आएंगे इन्फिनिटी तक। और क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बाहर सारी वैल्यू 0 होती हैं, तो ये फिट भी बैठता है। उल्टे साइंस वाले +1 -1 ये ऐड होकर नीचे वाली रो को 0 दे रहे हैं। आप इस पैटर्न को सभी नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए या बस देख लीजिए कि कौन से 2 नंबर ऐड होकर नीचे वाला नंबर देंगे। यहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता है। अगर आप सारे नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर दें, तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स तो मेन ट्रायंगल के हैं, वो भी सेम पैटर्न से। बस पूरे ट्रायंगल को साइड में रोटेट कर दिया गया है। पर न्यूटन यहां पे नहीं रुकते। इसके बाद वो फ्रैक्शनल पावर्स ट्राई करते हैं, जैसे कि 1 + x होल पावर टू 1/2। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 1 + x के ऊपर हाफ पावर लगा दी? वैल्यू बिल्कुल सेम है √1 + x के। वो जानना चाहते थे कि क्या इससे भी सेम एक्सपांशन होगा। बाइनोमियल थ्योरम में n की जगह हाफ डालने से एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। इससे मुझे लग रहा है कि हम पास्कल ट्रायंगल में कहीं पर भी जाकर किसी की भी रो के बीच जाकर फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पास्कल ट्रायंगल में 0 और 1 के बीच एक कंटिन्यूम भी है, और आप जानते हैं कि आप नंबर्स के कंटिन्यूम को पावर्स की जगह लगा सकते हैं। आप हर फ्रैक्शन हाफ, 1/4, 1/8 के बारे में सोच सकते हैं कि वो अपने खुद के अलग अलग प्लेन्स में रहते हैं और फिर ऐड होकर नीचे वाले प्लेन का नंबर देते हैं। इन नंबर को अब इंटीजर होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब इन नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंटीजर होने की भी जरूरत नहीं है। वो जान गए कि n को हाफ लेने पर काम किया, इसके बाद वो ढेर सारी चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो आसानी से √3 की वैल्यू निकाल सकते थे काफी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अब हम √3 को 4 - 1 लिख सकते थे, और अगर इसमें से हम 4 को निकाल ले तो होगा 2 × √1 - a क्वार्टर। अगर आप x की जगह या माइनस क्वार्टर को रख दे तो एक लंबी ओरिजिंग सीरीज बन जाएगी, जिससे आपको जल्द ही हाई एक्यूरेसी से 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल जाएगी। अब न्यूटन खासकर n = हाफ वाले केस में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि एक यूनिट सर्कल के एरिया की इक्वेशन x² + y² = 1 होती है, और अगर आप सिर्फ y सर्कल के टॉप पार्ट की वैल्यू निकालें तो इक्वल होगा 1 - x² होल पावर टू हाफ के। ये बिल्कुल वही पहले वाली इक्वेशन है, बस यहां उन्हें x को -x² से रिप्लेस करना था, जिससे इक्वेशन में कुछ माइनस साइंस बढ़ गए हैं और हर टर्म पर x की पावर डबल हो गई है। पर अब सर्कल की एक इक्वेशन मिल गई है जहां हर टर्म बस एक इरेशनल नंबर टाइम्स x है, कुछ पावर के साथ। अब हमारे पास 2 तरीके हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जब भी कुछ ऐसा होता है तो कोई चमत्कार होता है, कुछ कमाल का होने वाला है, फायरवर्क्स जैसा कुछ। पर इन सबसे पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? वेल, लकीली इस टाइम तक उन्होंने कैलकुलस थ्योरी ऑफ फ्लक्शंस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देना शुरू कर दिए थे। वो रियलाइज करते हैं कि अगर वो इस कर्व को इंटीग्रेट कर दे, x को 0 से 1 तक ले जाए, यानी कर्व के अंडर, यानी 1/4 सर्कल का एरिया आपको मिल जाएगा। वो जानते थे कि एक सर्कल का एरिया πr² होता है, तो यहाँ यूनिट सर्कल है तो एरिया हुआ पाई। हमें बस 1 क्वार्टर का चाहिए, जो फिर और π/4 हो जाएगा। इसी के दूसरे साइड उनके पास ये नाइस सीरीज थी, और वो जानते थे कि x की पावर को कैसे इंटीग्रेट करें। आप बस एक में पावर ऐड कर दीजिए और नई पावर से उसे डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको एक इनफाइनाइट सीरीज मिल जाती है, जिसे सॉल्व करने में बस सिंपल अरिथमेटिक लगी, फ्रैक्शंस वाली। आप x की जगह 1 रखिए और आपकी वैल्यू हाई प्रिसीजन से आप निकाल पाएंगे। पर न्यूटन यहां भी नहीं रुकते और वो एक और खुराफात करते हैं।
एक कम अच्छे मैथ पेपर में कोई नए आइडिया नहीं होते हैं, बस वो पुराने आइडिया से ऐसे चीज निकालते हैं जो कोई और नहीं निकाल पाया। फिर आता है एक अच्छा मैथ पेपर जिसमें नया आइडिया होता है जो सबको हैरान कर देता है। न्यूटन अभी तक ऐसे 4 हैरान कर देने वाले आइडिया दे चुके थे, अब 5वीं की बारी थी। आइडिया नंबर 5 था कि अब वो 0 से 1 की जगह 0 से हाफ तक इंटीग्रेट करने वाले थे। जब आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है तो आप चाहते हो कि वैल्यूज जल्द से जल्द छोटी होती जाएं, जिससे आपको एक अच्छे आंसर तक पहुंचने में ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और न्यूटन देखते हैं कि अगर वो इंटीग्रेशन को 0 से 1 की जगह हाफ तक ले जाएं और फिर x की वैल्यू को भी हाफ कर दें, तो आने वाले रिजल्ट्स x स्क्वायर्ड से तेजी से गिर जाएंगे, मतलब 1/4 टाइम्स। पर अगर आप सिर्फ हाफ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप कर्व का कितना एरिया निकाल रहे हैं? वो एरिया इतना हिस्सा होगा जिसे आप एक 30 डिग्री सेक्टर में तोड़ सकते हैं, जिसका एरिया होगा π/12 प्लस एक ट्राइंगल जिसका बेस साइड होगा 1/2 का और वर्टिकल साइड होगा √3/2। इसे आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड रखिए और पाई की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सब कुछ राइट साइड कर दीजिए। अगर आप शुरुआत के बस 5 टर्म्स को सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू मिलेगी 3.14161। ये 1 लाख पार्ट्स में से 2 पार्ट्स ऑफ हैं। सो वैन कैलन की 4 क्विंटिलियन साइडेड पॉलीगन कंप्यूट करने की पावर मैच करने के लिए आपको न्यूटन सीरीज में बस 50 टर्म्स कंप्यूट करने होंगे, जिसमें पहले सालों लग जाते, अब वो दिनों में हो जाता। सो अब कोई पाई के लिए पॉलीगन्स को बाइसेक्ट नहीं कर रहा था। पर आप क्यों इतनी मेहनत करोगे जब कोई आकर आपको 1 सेकंड में बीट कर सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी ने क्रेन बना दी और फिर भी आप लेडर्स का इस्तेमाल कर रहे हो बिल्डिंग पर ब्रिक्स लगाने के लिए। अब आप उस पुराने तरीके से घर नहीं बनाने जाओगे। अब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है। अब हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, 100 फ्लोर्स की, 500 फ्लोर्स की, जितनी बड़ी हो उस मेथड से नहीं बनती है। आप न्यूयॉर्क सिटी को ही देख लीजिए। हमने देखा है यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए। पहले आपको 5 स्टोरीज बिल्डिंग दिखती थी, फिर 10 स्टोरीज बिल्डिंग आ गई, अब अचानक से 30 स्टोरीज की ऊंची बिल्डिंग आ गई। सब टेक्नोलॉजी का खेल है। मुझे तो इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर बार सबसे ऑब्वियस आसान तरीका ही सबसे अच्छा तरीका नहीं होता काम करने का। इसीलिए हमें पैटर्न्स और रूल्स को उनकी बाउंड्रीज तक पुश करते रहना चाहिए जहां हमें नहीं लगता कि वो काम करेंगे, क्योंकि थोड़े से इंसाइट्स और मैथ से कई सारी नई चीजें खोजी जा सकती हैं।